Hello and welcome to your on YouTube channel, that is Let's Make GS Easy. I am Kajal Vadhya. Hope you all are good. So previously we have discussed about the how the acts made by the British government played a significant role for making our constitution our on constitution, right? लेकिन उसके बाद भी जो हमारी मेहनत थी वो देखिए किस तरह थी कि हमने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इधर-उधर से ली हैं। उसके बाद भी मोर देन 60 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया था, एक हमारे संविधान को बनाने के लिए। और संविधान क्या था? ये सिर्फ़ एक मतलब ग्रंथ नहीं है, ये जीवात्मा है भारतीयों की, ठीक है? जो हमें इस बात से निश्चिंत कराती है कि अब आप एक फ्री इंडिया में हो, एक डेमोक्रेटिक इंडिया में हो, जहाँ पर कोई भी इवन सरकार भी, डेमोक्रेसी भी आपके अधिकारों को नहीं छीनती, क्योंकि इसके रखवाले भी बैठे हुए हैं और वो कौन है? इंडियन जुडिशरी, राइट? सुप्रीम कोर्ट। तो शुरुआत करते हैं कैसे ग्रंथ की जो भारतीयों की जीवात्मा है। चलिए, ठीक है? मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत का सेकंड चैप्टर, ठीक है? अभी तक देखिए हम थोड़ा स्मूथली चल रहे थे क्योंकि एक्ट्स को अगर मैं एक दिन में सारे करा देती तो आप लोगों को याद नहीं रह पाता, आप लोगों को होती दिक्कत। जिस तरह से हमने कोरिलेट करके हिस्ट्री से उसको पढ़ाया है, आप आगे जाके वो हिस्ट्री में भी आपको क्या करने वाले हैं? हेल्प करने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं होगा आपके पास रटने के लिए, क्योंकि वो जिस तरह से मैंने समझाया है उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फ्रेम करके, होप ज़्यादातर बच्चों को तो समझ में आया होगा और जिन्हें कम समझ आया है आई थिंक उनको रिपीट क्लास सुननी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेसन नंबर 2 ऑफ द इंडियन पॉलिटी। आई एम लक्ष्मीकांत। चलते हैं। तो सबसे पहली बार, अब जैसे कि मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया, अब भारत में अपनी एक पार्टी थी, लोग अवेयर थे, ठीक है, वेल लिटरेट थे, तो उन्होंने क्या किया था? एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर दी थी। 1947 का जो एक्ट आया था, इंडिपेंडेंस एक्ट, उसमें क्या वो था कि दो डोमिनियन होंगे जो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म कर लेंगे और अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, ठीक है? यही बात कही गई थी, अभी तक यही बताया आपने। उसके आगे क्या हुआ और थोड़ा सा उससे पीछे चलते हैं कि पहली बार ये जो संविधान शब्द है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है, इसको यूज किसने किया? पहली बार इसको रिप्रेजेंट किसने किया? सामने कौन लाया कि हाँ, एक संविधान नाम की जो चीज है भारतीयों के लिए अलग होनी चाहिए, उनके जो नेशन है उसके हिसाब से, ना कि उनको कौन गवर्न करे? ब्रिटिश, ठीक है? अपना एक अलग संविधान होना चाहिए। इस बारे में बात जो पहली बार की गई वो 1934 में की, और जिन्होंने ये आइडिया दिया उनका नाम था एम एन रॉय, ठीक है? In 1934 idea was given by the एम एन रॉय। जो संविधान बनाने का आइडिया है वो किसने दिया? एम एन रॉय। याद रखना, कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे ये, ठीक है? फादर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया इनको बोला जाता है, एम एन रॉय को। और कम्युनिस्ट पार्टी आगे जाके क्या बनी? सेकंड लीडिंग पार्टी बनी थी कांग्रेस के बाद में फर्स्ट इलेक्शन में, और फर्स्ट इलेक्शन कब हुए थे? 1951-52, ठीक है? और जैसा कि हमने कहा, यहाँ संविधान भी बन रहा था। संविधान बनने के साथ साथ अब 47 में तो देश आजाद हो गया है। संविधान कब तैयार हुआ? 49 तक जाके तैयार हुआ। और पूरी तरह से एनफोर्समेंट में कब आया? 26 जनवरी 1950 को। तो तब तक कानून कौन बना रहा था, या तब तक देश को कौन चला रहा था? तब तक देश को वही लोग चला रहे थे जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के नाम से जाना जाता था। जब वो संविधान बनाते थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहा गया। और जब वो लॉज बना रहे थे, यानी प्रोविजनल लॉ या टेम्परेरी लॉ, जब तक संविधान बन के तैयार नहीं होता, तो उन्होंने एज अ वर्क किया लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? तो इस बात में डाउट नहीं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ से आ गई, तो कंफ्यूज नहीं होना, वही लोग थे। 47 में भी ये बात क्लियर की गई थी कि जब तक आपका संविधान बनकर तैयार नहीं होता है, जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं होता है, तब तक आपको क्या कर सकते हैं आप? लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पर भी काम कर सकते हैं। और ये बात किसको कही गई? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है? दोनों ही देश की, याद रखिएगा। 1935 में कांग्रेस ने, जब एम एन राय ने 1934 में आइडिया दिया कि
एक संविधान होना चाहिए। तो ऑफिशियली डिमांड की, याद रखना इन्होंने आइडिया दिया था लेकिन ऑफिशियली कुछ नहीं दिया। तो कांग्रेस ने उनकी राय मानी और राय मानकर क्या किया, ऑफिशियली एक लेटर भेजा गया कहाँ पे, इंग्लैंड में, कि हमारा जो है एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, फ्रेम होना चाहिए। ठीक है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने तो इतना कह दिया था, इतना डिक्लेयर कर दिया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फ्रेम, और उसके लिए क्या बनाने की बात की गई थी 1935 में, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की भी बात की थी 1935 में, कि एक संविधान बनाया जाए जिसके लिए क्या बनाई जाए, संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फ्रेम, भारतीय संविधान जरूर ही बनना चाहिए, टर्म देखिए मस्ट बी फ्रेम। ठीक है। उसके बाद में उनकी जो ये बात थी इसको 1940 में क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और इसको किसके नाम से जाना गया, अगस्त ऑफर, क्योंकि अगस्त में इसको क्या किया था, एक्सेप्ट किया था, कुछ चीजों के साथ में चलते हैं आगे। उसके बाद 1942 में जब इस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया, भारत में एक मिशन आया, क्रिप्स मिशन, जिसकी क्या इंटेंशन थी, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की, लेकिन इट डिडंट वर्क। क्यों, क्रिप्स मिशन की जो पॉलिसीज थी, क्रिप्स मिशन की जो मतलब फीचर्स थे या फैक्ट्स थे, वो रिजेक्ट कर दिए मुस्लिम लीग ने। क्यों कर दिए, क्योंकि इन्होंने बात कह दी थी दो देश नहीं बने। ठीक है। और पॉसिबल भी कैसे था, किस ग्राउंड पे इन्होंने ये बात की, कौन सा ऐसा भारत का कोना था जिसमें भारत जहां ज्यादा मुसलमान थे वहां हिंदू नहीं थे, माना कि ज्यादा मुस्लिम वाला एरिया और ज्यादा हिंदू वाला एरिया था, पर कौन से ज्यादा मुस्लिम वाले एरिया में हिंदू नहीं थे माइनॉरिटी, और कौन से मुस्लिम वाले हिंदू वाले एरिया में मुस्लिम नहीं थे। तो पहले इन्होंने इस बात पे विचार किया कि ये जो डिमांड है ये इसको किस तरह से क्या किया जाए, अप्रूवल दिया जाए, किस तरह से इस डिमांड को माना जाए। तो क्रिप्स मिशन के टाइम पे इसको मना कर दिया गया था, और इनका ये जो फैसला था किसने रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग यानी जिन्ना साहब ने। ठीक है। तो क्रिप्स मिशन जो था वो क्या हो गया, फेल हो गया, उसने काम नहीं किया। ठीक है। अच्छा, जब ये 1942 में आया ना, तो अगली बार एक और बात की गई कैबिनेट मिशन में। कैबिनेट मिशन में भी विभाजन की पूरी तरह से बात नहीं की गई थी, याद रखना। उन्होंने सिर्फ प्रोविंस के तौर पे बांटा था कि ऐसा कर लेते हैं, मुस्लिम लोग जहाँ पे वहां मुस्लिम मिले वो बना देते हैं रिप्रेजेंटेटिव, हिंदू लोग जहाँ है वो हिंदू बना देते हैं, विभाजन नहीं करते हैं। ठीक है। और इसके लिए क्या कराते हैं, वोटिंग कराते हैं कि कितने लोग इस बात से क्या है, सहमत है। ठीक है। तो उसके लिए वोटिंग हुई आगे जाके। तो वोटिंग का जो रिजल्ट हुआ उसमें मुस्लिम लीग को कम वोट मिले। वोटिंग देखते हैं किस तरह से हुई। जो टोटल स्ट्रेंथ थी इंडिया की वो कितनी थी, कितनी सीट थी, 389 सीट थी। 389 सीट में से 296 जो थी वो ब्रिटिश प्रोविंस की थी। किसकी थी, ब्रिटिश प्रोविंस की, यानी कि जहां पे ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल है, गवर्नर है और वाइस रॉय है। ठीक है। और क्योंकि मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, 1937 तक क्या किया था, प्रोविंस को ऑटोनॉमी मिल गई थी। ठीक है। हालांकि वो 39 में बंद भी हो गई थी, लेकिन अभी भी कुछ जो प्रोविंसेस थी वो कैसे बिहेव कर रही थी, ऑटोनोमस बिहेव कर रही थी। ठीक है, स्वायत्त बिहेव कर रही थी। तो इसमें से 296 जो थी वो ब्रिटिश प्रोविंस की थी, और 93 किसकी थी, प्राइंसली स्टेट और प्रोविंसेस की। ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा था, इधर की इलेक्शन करा लेते हैं, किसको कितने वोट मिलते हैं। ठीक है, उस हिसाब से हम क्या ले लेंगे, निर्णय ले लेंगे, डिसीजन ले लेंगे। ठीक है। जिन्ना साहब की पर्सनली दुश्मनी ना कांग्रेस के साथ नहीं थी, चेयरपर्सनशिप को लेके थी। उनको लगता था कि मुस्लिम कम है इसमें, कैबिनेट में या जो असेंबली है या कांग्रेस में, और कांग्रेस में तो मुस्लिम ना के बराबर ही थे, मुस्लिम लीग अलग से बनी चुकी थी, तो हमें रिप्रेजेंटेशन कम मिलेगा, हमें इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाए। इसी धारणा के साथ में उन्होंने क्या किया, पता ही है आप लोगों को। ठीक है। 93 जो थी प्राइंसली सीट जो थी, इन्होंने क्या किया, इलेक्शन ही नहीं कराया, क्योंकि आपको याद होगा कि माउंटबेटन प्लान आया था, हालांकि इलेक्शन तो पहले ही हो गया था,
इलेक्शन से ये दूर ही रहे, पर माउंटबेटन प्लान आया, इसके बाद भी आया था, ठीक है। इलेक्शन तो 19 क्या बोलते हैं 46 में हो रहे हैं, इसके बाद माउंटबेटन प्लान आया था, याद होगा 3 जून 1947 को, जब इंडिया की डेट को डिक्रीज करके 30 जून 1948 से 15 अगस्त 1947 कर दिया गया था, याद है ना? ठीक है। तो माउंटबेटन प्लान में एक बात कही गई थी, जो प्राइंसली स्टेट इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, भारत अलग, पाकिस्तान अलग, प्राइंसली स्टेट अलग। तो इन्होंने पहले भी अपने आप को इलेक्शन से क्या रखा था, अलग ही रखा था, ठीक है। ये इनके इलेक्शन नहीं हुए, हालांकि इन्होंने नॉमिनेशन दिया था, अपनी तरफ से नॉमिनेट करके अपने लोगों को भेजा था, ठीक है, लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि अब फ्रेंचाइज आ चुका था, जिसमें क्या बोला था 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन क्या कर सकती है, वोट कर सकती है। कब कही थी ये बात, 1947 में, पढ़ी ना अभी लास्ट क्लास में, पढ़ी है ना कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कैन वोट, जिसमें पढ़े लिखे और वो सब लोग होते थे, समझ आया? ठीक है। तो यहाँ नहीं हुआ था, यहाँ नॉमिनेशन हुआ था। बाद में इसको कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें जो लोग चुन के गए, कुछ नॉमिनेटेड भी थे और कुछ इलेक्टेड भी थे, नॉमिनेटेड टर्म इन्हीं को लेके यूज हुई, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए, जो ब्रिटिश प्रोविंस थी इसमें 292 तो थी गवर्नर की प्रोविंसेस और 4 थी कमिश्नरेट। कमिश्नरेट ऐसे एग्जांपल समझाती हूँ, देखे, जैसे भारत में कितने राज्य हैं, 28। तो 28 स्टेट मतलब गवर्नर हो गए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी किसको बोला जाता है, टेरिटरी कितनी है, यूनियन टेरिटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जगह कमिश्नरेट मान लो। यूनियन टेरिटरी कितनी है, 7 है, 8। 9 थी, बट दमन दीव और दादरा नगर हवेली को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, जो कमिश्नरेट है, ठीक है, वो हो गया यूटी, है ना। बच्चे पूछेंगे कि इसको कैसे डिफाइन करें, इसके बारे में तो पढ़ा नहीं हमने कभी, तो अब समझ आया ना दोनों का अंतर, ठीक है। तो 4 सीट किसके पास थी, कमिश्नरेट के पास, 292 सीट किस पे थी, गवर्नर प्रोविंस के पास। ये किसकी बात हो रही है, ब्रिटिश प्रोविंसेस की बात हो रही है, याद रखना, इन्होंने तो अपने आप को दूर ही रखा था। अब इलेक्शन हुए, इलेक्शन में क्या हुआ कि कांग्रेस को बहुमत से जीत गई, कितनी सीट मिली, 208 सीट मिली, और मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली, और जो अदर पार्टीज थी, जैसे कि हमेशा इलेक्शन में होता है, कुछ ज्यादा समझाने की नहीं, किसी को एक, किसी को दो, किसी को कुछ, किसी को, सिख भी थे इसमें और कास्ट बेसिस भी थे, सारी चीजें थी, कास्ट, सिख कम्युनिटी, एंग्लो इंडियंस वगैरह जो अलग पार्टीज थी सारी, वो सब मिला के 15 थी मतलब, ठीक है। अब 73 सीट जिन्ना साहब को क्या नहीं हुई, गवारा नहीं हुई। क्या हुआ, गवारा नहीं हुई। पहले तो ये अलग नेशन नेशन की मांग कर रहे थे शांति से, अब इन्होंने देश में दंगे करवा दिए, ठीक है, देश में दंगे करवा दिए, और इस संविधान सभा का हिस्सा बनने से क्या किया, मना। देश में दंगे करवा दिए तो अंग्रेजों को मजबूरन क्या मानना पड़ा, डोमिनियन कॉन्सेप्ट मानना पड़ा, जिसको बाद में किसमें मेंशन किया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, ठीक है। यही बोला था कि भारत और पाकिस्तान के नाम की 2 अलग डोमिनियन होंगी, है ना, और तीसरी में प्राइंसली स्टेट थे, जिसको भारत में जाना है भारत में, जिसको पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में, आजाद रहना है आजाद रहो, ठीक है। तो उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। इस तरह से दंगे हुए और पाकिस्तान के लिए ये सीट निकल गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब याद रखना, टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, 389। धीरे धीरे ये अपने आप को मर्ज कर लेंगे, ठीक है, कुछ पाकिस्तान कुछ इंडिया, ठीक है। 93 प्राइंसली स्टेट, ठीक है। तो अब बात करते हैं, प्राइंसली स्टेट जो नॉमिनेटेड थे, वो उनको नॉमिनेट कौन करता था, उनका जो हेड होता था प्राइंसली स्टेट का और प्रोविंस का। मैंने बोला था इसमें इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन इलेक्शन से दूर रखा है, लेकिन नॉमिनेशन हुआ है। दोनों में अंतर पता है ना आपको, कि एक बंदे को नॉमिनेट करके भेज दी, ठीक है। नॉमिनेशन हुआ था कि हाँ हम भी लोग क्या करेंगे, संविधान बनाने में आप सभा के अंदर बैठेंगे, क्योंकि छोटी छोटी प्रोविंस थी, तो वो कैसे अपना एक मतलब वो कर सकती थी, है ना। और कुछ सरदार वल्लभ भाई पटेल की पॉलिसीज और कुछ नेहरू की पॉलिसीज को मिला के
इनको धीरे धीरे भारत का हिस्सा बनाया, कुछ पाकिस्तान का हिस्सा भी बनी। ठीक है, चलिए अब जो 389 टोटल मेंबर्स थे, टोटल मेंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखना। उसमें से हमारे पास कितने रह गए? 299। इस 299 में क्या है? 70 प्रोविंसेस भी हैं। प्रोविंस कितनी थी? 93। क्योंकि टोटल नंबर की बात हो रही है ना, टोटल नंबर की बात हो रही है ना, यहाँ ध्यान से देना। इस 299 में क्या है? प्रोविंसेस भी हैं। कितनी? 70। तो इस प्रोविंसेस कहाँ चली गई? ठीक है, समझ आ रहा है इतना? ओके, चलते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने मेंबर बचे? 299। ठीक है, ये देखो, प्रोविंस वर रिमेन 70 आउट ऑफ 93, क्योंकि हमारे पास कितने रह गए थे? 70 और 23 चले गए थे। इस 23 में जम्मू कश्मीर भी था, बाद में भारत में उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा 1948 में। आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरह से, मैंने कई बार डिस्कशन कर लिया इस पे कि भारत का हिस्सा बना। हैदराबाद, जूनागढ़, जोधपुर और भी बहुत सारी रियासतें थी, बट 70 अभी तक हमारे पास। ठीक है, 70 को किसने कन्वे कर लिया? पटेल जी ने। ठीक है, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अच्छा, चलते हैं आगे। तो ये थी इसकी मतलब क्या, कैसे, मतलब जो असेंबली में सीट्स थी उनका डिवीजन हुआ। इसको थोड़ा सा ज्यादा सरदर्दी करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल नॉर्मल नंबर 389 थे, 389 में से 26, क्योंकि मैंने इनकी डेफिनेशन के साथ इनको समझाया। ये सीट वो थी जो ब्रिटिश ने हमें बताई, और इसको ऐसे रखो कि 389 जो सीट थी ना टोटल, प्रोविंसेस की भी और इंडिया की भी, उनकी कैलकुलेशन कैसे की गई थी? पर मिलियन पे एक सीट, यानी 10 लाख लोगों पे एक सीट होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से पॉपुलेशन कितनी हो गई लगभग उस टाइम? लगभग 35-36 करोड़ होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अब बात करते हैं कि वर्किंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब तो ये यहाँ तक मिल गए हमें, कितने लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले? 299 के बाद में इसने अलग किया था, मुस्लिम लीग ने अपने आप को। ठीक है, अब संविधान कैसा बना है हमारा इन 299 की प्रेजेंस में? हालांकि शुरुआती जो वो हुई थी, क्या बोलते हैं, सिटिंग्स हुई थी, उसमें एक दो सिटिंग में ये लोग थे। ठीक है, थे, बाद में नहीं रहेंगे, लेकिन मेन जो रोल है किसका है? वो 299 का। ठीक है यार, चलते हैं। 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग तो किसकी थी? कितने लोगों ने अटेंड की थी? सिर्फ 211 लोगों ने अटेंड की थी आउट ऑफ 299। ठीक है, 211 लोगों ने। फर्स्ट मीटिंग हुई। अब इस फर्स्ट मीटिंग में क्या हुआ? फर्स्ट मीटिंग में लिख लीजिए, जो आप लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो ऑनलाइन है वो भी लिख ले। फर्स्ट मीटिंग में जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया, वो पी सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इस पे क्वेश्चन आया एक दो बार। एक ही मीटिंग के लिए थे वो, याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा। पी सच्चिदानंद सिन्हा, पी सच्चिदानंद एक ही मीटिंग पे रहे सिन्हा। ठीक है, फिर 12 दिसंबर को इसकी दूसरी सिटिंग हुई, मीटिंग किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। 12 दिसंबर को, हाँ जी, 12 दिसंबर को किसकी दूसरी मीटिंग हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। फोकस रखो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। इसमें परमानेंट जो थे प्रेसिडेंट, उनको चुन लिया गया, और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट मेंबर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 13 दिसंबर 1946, ये डेट फेमस है ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन या नेहरू स्पीच के नाम से। 13 दिसंबर 1946, याद रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस बेस पे बनाया गया था? सीनियोरिटी के बिहाफ पे। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946, इसमें एक भाषण दिया पंडित नेहरू जी ने। उसमें उन्होंने कहा इंडिया एक सॉवरेन फ्री कंट्री है, ठीक है, जो अब अपना एक सॉवरेन क्या बनाने जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रही है, जिसमें इक्वालिटी, कास्टिज्म, इन सब के लिए, मतलब जो ट्राइबल्स होंगे, वुमेन्स होगी, एससी होंगे, पिछड़ा वर्ग होगा, उन सभी के हित क्या है ध्यान में रखे जाएंगे, सबको क्या मिलेगा, जस्टिस मिलेगी, ठीक है। और अब जो है हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी का काम कौन करेगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ऐसी सरकार प्रदान करेगा जो किसकी होगी, जनता की, ठीक है। इस तरह की कुछ स्पीच उन्होंने दी और कहा कि अब भारत, जो कि इतिहास से ही फेमस रहा है, इतिहास में जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, भारत खंड, ठीक है, अब वो उस समय आ गया है कि वो विश्व में अपना स्थान क्या करेगा, ऊपर उठाएगा और अपना परचम लहराएगा, ठीक है। इस तरह की कुछ स्टेटमेंट इन्होंने दी थी, जिसको क्या कहा गया था, नेहरू स्पीच या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन के नाम से उसको बोला गया, ठीक है। चलते हैं आगे। 22 जुलाई 1947, देखिए सिंपल, 1947 22 जुलाई, ठीक है, यानी आजादी से लगभग 20-21 दिन पहले, ठीक है, हमारा तिरंगा क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। याद रखना, ट्री कलर को अडॉप्ट कर लिया गया था पहले ही, कब, याद करो, लाहौर सेशन 1929 में, है ना, याद है ना, लाहौर सेशन 1929 में। और 1930 में 26 जनवरी को इन्होंने क्या, स्वराज दिवस घोषित कर दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, ये भी याद होगा। बाद में उसी दिन 26 जनवरी 1950 को चुना गया था संविधान को अडॉप्ट करने का दिन, इन्फोर्समेंट का, याद है ना। स्वराज दिवस कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को, है ना। और लाहौर सेशन में ट्री कलर को क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। लेकिन उसमें गांधी जी का जो था क्या था, चरखा था। अभी क्या है, अशोक चक्र, एट प्रेजेंट जो तिरंगा है, उसको कब अडॉप्ट किया गया, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, क्योंकि आजादी आ रही थी, तिरंगा लहराना था, है ना, तो अडॉप्ट किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट, बहुत ही खूबसूरत डेट, जिस दिन हमारा नेशनल फ्लैग जो था उसको अडॉप्ट किया गया। उसके बाद आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो होगी इसमें, वो ये होगी जो याद रखने वाली है, बाकी तो बच्चों को याद हो ही जाती है, 24 जनवरी 1950। इसमें बहुत सारे काम हुए, ठीक है, 24 जैन 1950, इसमें बहुत सारे काम क्या क्या हुए। इसमें हमारा नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया। नेशनल एंथम कौन सा है, जन गण मन, हु रॉट इट, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, है ना। और क्या बोलते हैं, जो नेशनल सॉन्ग है वो बंकिम चंद्र चटर्जी, वेरी गुड, ठीक है। इनको अडॉप्ट किया गया इसी डेट पे, 24 जनवरी 1950 को। और क्या इंपॉर्टेंट हुआ, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए गए कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्या हुआ, इट वाज द फाइनल सेशन, मतलब लास्ट सिटिंग हुई थी उस दिन संविधान सभा की, 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। तो लागू होने से पहले लास्ट उस सेशन की लास्ट मीटिंग कब हुई थी, वो इसी दिन हुई थी, यानी 2 दिन पहले। तो 2 दिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए हैं 26 जनवरी 1950 से 24 जनवरी को, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द लास्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ओके। तो याद करने में देखो, ये क्या है कि आप देखोगे ना लक्ष्मीकांत में या किसी भी टीचर का आप लेक्चर सुन लेना, बिखरा बिखरा करके सुनाएंगे, एक डेट यहाँ एक डेट, मतलब एज इट इज सुना देंगे जैसे लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, एक किसी पेज पे, एक किसी पेज पे, एक किसी पेज पे। हमने ऐसा नहीं करना, हमने उसको कैसे लेके चलना है, क्रोनोलॉजी से लेके चलना है, ताकि बच्चों को याद रखने में क्या ना हो, डिफिकल्टी बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इवेंट्स और डेट याद रखना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जब उसको क्रोनोलॉजी में हिस्ट्री से जोड़कर और जो फैक्ट्स है उनसे जोड़कर पढ़ा जाता है, तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू कीप इट लर्न, ठीक है। चले, इसी तरह से मैंने इन चीजों को लिया, है ना। चलिए चलते हैं आगे। अब कितने सेशन हुए, लास्ट सेशन तो था 24 जनवरी 1950 को, लेकिन टोटल कितने सेशन हुए, 11 सेशन। 11 सेशन में कितनी सीटिंग हुई, मीटिंग्स कितनी हुई, 166 मीटिंग्स कितनी हुई, याद रखना
166 डेज नहीं, मीटिंग मतलब मीटिंग्स हो गया ये। मीटिंग्स कितनी हुई? 166 मीटिंग्स। और इसका जो टेन्योर था कितना था? 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन में तो टोटल कितनी मीटिंग हुई? 166। ठीक है, एक आधी छुट्टी कर रहे थे लगभग, एक आध दो चार जो भी है, मतलब 365 दूनी 750 दिन के आसपास हो गए लगभग। ठीक है, तो उसमें 160, क्योंकि उस पर काम भी करना होता था भाई लगातार। अपना कॉन्स्टिट्यूशन 7,000 से ज्यादा बार अमेंडमेंट किए गए थे उसमें, और जिसमें मतलब ये लगा लो आप 7,000 से ज्यादा बार अमेंडमेंट किया गया, और लगभग 2400 प्लस कुछ करके उसको पढ़ा गया था असेंबली में, पता है आपको। और ये जो काम था तारीफ तारीफ काबिल था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके और उनके 7 जो लोग थे उनके मेंबर्स, मतलब जो कैबिनेट ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, उनका काम थे। दिन रात उन्होंने इस पे काम किया है। ठीक है, तो नो डाउट कि अ, मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इसीलिए तो उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो, यानी हमारी जीवात्मा के पिता कौन हुए? वही हुए। हालांकि वो एक दलित वर्ग से आते थे, जिन्होंने बड़ा फाइट करके पता नहीं कितने सब्जेक्ट में तो उन्होंने पीएचडी कर रखी थी। बाय प्रोफेशन ही वाज अ ग्रेट लॉयर। इसीलिए हमारे संविधान में आपने देखा होगा ज्यादातर जो टर्मिनोलॉजीज है वो लीगल यूज की गई है, बहुत मतलब इसका क्रिटिक भी है कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, तो हम हमारे जैसे टीचर्स को आगे खुद 50 बार पढ़ के फिर बच्चों को समझाना पड़ता है, क्योंकि इतना इजीली तो जब हम पढ़ते थे ना हमें भी आराम से समझ नहीं आता था, हमें भी टीचर्स की बाकी सोर्सेज की इन सब की हेल्प लेनी पड़ती थी। अभी तो ये है कि रिवीजन हो जाएगा तो ठीक है। आप लोगों के लिए जितना इजी था इतना हमारे लिए नहीं, जितना इजी है हमारे लिए नहीं था इसको पढ़ना, और आज भी नहीं है मतलब। ठीक है, ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं। तो पर उनका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन था, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, और मैं तो तीसरा बड़ा नाम उन्हीं का लूंगी। ठीक है, कि मतलब ही डिजर्व, कि वो जिस जो उनको स्टेटस दिया गया है वो उसको डिजर्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं। टोटल सेशन बता दिया मैंने, ड्यूरेशन इतना लगा। अब 4 नवंबर 1948, ईयर देखना, 4 नवंबर 1948 इन्होंने क्या किया? फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट में जो जो कमियां थी सब निकाली गई। मैंने बोला अराउंड 2,500 बार इसको पढ़ा गया, और 7,000 बार इसको क्या किया गया? अमेंड किया गया। वो जो अमेंड किया गया पढ़ने के बाद में, उस टाइम पे पढ़ते रहे, अमेंड करते रहे, पढ़ते रहे, अमेंड करते रहे, कुछ नहीं पढ़े गए तो भी अमेंडमेंट हुआ उनमें। ठीक है, उस टाइम में लगभग 1 साल 10 दिन लग गए। ठीक है, 4 नवंबर 1948 के बाद में असेंबली ने ड्राफ्ट कब पास किया? 14 नवंबर 1949 को, यानी 1 साल लगभग 10 दिन के बाद। 4 नवंबर था, ये 14 नवंबर। अच्छा, 14 नवंबर और किस लिए याद है कि असेंबली ने साइन किए थे ड्राफ्ट पे? हाँ, ठीक है, उनके बर्थडे के तौर पे उनको क्या किया गया? गिफ्ट किया गया। और इस तरह से आप इस डेट को और ईयर को भूलेंगे भी। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो उनके बर्थडे वाले दिन ऐसे याद करते हैं कि असेंबली ने ड्राफ्ट को साइन करके उनको एक तोहफा दी। ठीक है, क्योंकि होने वाले देश के प्रधानमंत्री थे, है ना, तो उनके लिए इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है कि जिसके लिए लोगों ने स्ट्रगल किया वो उनको अब क्या है? फाइनली मिल रहा है। होप यू आर एंजॉइंग। ओके, कुछ भी रटने वाला लग रहा है? पॉलिटी डिफिकल्ट है? जिन बच्चों को पॉलिटी डिफिकल्ट लगती है कॉन्टेक्ट टू मी। मेरे पुराने स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से ढूंढ के कमेंट कर रहे हैं मेरे पास, और मतलब पर्सनली जिन पे नंबर है व्हाट्सएप भी कर रहे हैं कि मतलब दे आर इंजॉइंग द सेम, कि जो जैसा वो क्लास में महसूस करते थे वीडियो सुन के भी वो वैसा ही। और एक कंप्लेंट भी की उन्होंने कि मैडम आप मूव करती हैं बहुत इधर उधर और आप क्लास में भी ऐसी करती थी। ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे मेरे दिल्ली में, तो बहुत पहले, उस टाइम तो 12th के बच्चों को पढ़ाती थी, करीब 2013-14 की बात है ये। तो मैंने बोला कि जो मतलब प्रिपरेशन जिन्होंने 12th से शुरू कर दी थी उनकी बात कर रही हूँ, तो ठीक है कि घूमूंगी थोड़ा कम, हालांकि मैं भूल जा रही हूँ शायद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो
जवाहरलाल नेहरू जी को गिफ्ट कर दिया क्या ड्राफ्ट कमेटी ने? फाइनल ड्राफ्ट पे क्या कर दिया असेंबली ने? साइन कर दिया असेंबली ने, सॉरी। 9 इस डेट को बताने की जरूरत नहीं है। 26 नवंबर 1949 रटा हुआ है। इस दिन हमारा क्या हुआ था? अडॉप्ट कर लिया गया था मैक्सिमम पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैक्सिमम पार्ट, ठीक है, जिसमें कि सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शन हो गया, प्रोविजनल गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। तो मतलब ये कि प्रोविजनल लेजिस्लेचर बोल सकते हैं कि जब तक वोटिंग पास होके नई सरकार नहीं बनती तब तक प्रोविजनल गवर्नमेंट कौन है? वी आर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो चलते हैं आगे। 26 नवंबर 1949 को 284 लोग मौजूद थे सभा में, 299 में से उनके साइन के साथ इसको क्या किया गया? अडॉप्ट कर लिया गया। किसको? संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। 299 सिग्नेटरीज नहीं थे, 284, क्योंकि उस दिन कितने प्रेजेंट थे? 284 ही प्रेजेंट थे, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कितना बड़ा बना हमारा संविधान। 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो बना, और 7,000 से ज्यादा बार अमेंड हुआ, ठीक है। 2,500 बार से ज्यादा एक साल में पढ़ा जाना, है ना? कितना, मतलब आप समझते हो कितना टास्किंग होगा, ठीक है। और 60 से ज्यादा संविधान पढ़े हमारे संविधान के लोगों ने, मोर देन 60 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो मेहनत तो डेफिनेटली दिन रात की थी। आप एक बुक पढ़ के दिखा दे एक साल में, ऐसी डिफिकल्ट, ठीक है। तो इट वाज नॉट सो इजी। कुछ किसी एक्ट से लिया, कुछ किसी एक्ट से लिया, जो जो मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगे कि हाँ ये किसी भी नेशन को ठीक चलाने में क्या है, काम देंगे, है ना। और चलते हैं आगे, चलिए। क्या 395 आर्टिकल कंटेन, 395, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके जो फैक्ट हैं वो क्या है? लिखे हुए तो हैं बट इतना डीप, इतना लेंथ नहीं है उनकी। लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड। 22 पार्ट्स में इन आर्टिकल्स को क्या किया गया? बांटा गया। और कितने शेड्यूल्स थे? 8। एट प्रेजेंट टाइम बात करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 450 या 448 कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हैं? आर्टिकल्स हैं। लेकिन याद रखना कि वो कोई सेपरेट आर्टिकल नहीं है, उनको क्या किया है? इन्हीं 395 में ऐड किया गया है। जैसे कि एग्जांपल दे देती हूँ कि आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 19(1), 19(2), 19(3), उनमें सब क्लॉज बना के क्या कर दिया गया? उनको ऐड। लेकिन कोई पूछता है, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि 448 का भी वो, क्योंकि अमेंडमेंट तो होता रहता है, वो एक फिक्स आंकड़ा नहीं है। लेकिन ये 395 एक फिक्स आंकड़ा है कि जो भी अमेंडमेंट होंगे वो इसी में होंगे। केशवानंद भारती केस था एक, जिसके बारे में मैं अभी जिक्र करने जा रही हूँ, बताऊंगी कैसे, ठीक है। तो वो उनको पार्ट में डिलीट किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे कुछ पार्ट डिलीट किए गए और कुछ जोड़े गए, तो पार्ट अब हो चुके हैं कितने? 25। लेकिन उन्हीं पार्ट में जोड़ा गया, 9th में, 9B में, मतलब नंबर तो 22 ही है। जैसे 9A 9B इस तरह से मिला के क्या हो जाएगा? 25। कैलकुलेशन वाइज 25 हो रहे, लेकिन अगर देखा जाए ओरिजिनली अभी भी ये कितना है? 395 क्या है? आर्टिकल है, 22 पार्ट्स हैं। इनमें कुछ जोड़ा गया है, कुछ हटाया गया है, जिसको मिला के लगभग 105 अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं। 105 बार इसको क्या किया जा चुका है? अमेंड किया जा चुका है, ठीक है। कीप इट रिमाइंड। लास्ट जो इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2021 में हुआ था, ओबीसी को लेके, ओबीसी बोल दो या सोशली इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास बोल दो, ठीक है, एसईबीसी ये भी बोल सकते हैं। इसको अमेंडमेंट हुआ था लेके 105। उससे पहले अमेंडमेंट, हाँ, वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, वो 103 अमेंडमेंट था, ठीक है ना, वो 103 में था। तो इसको लेके क्या हुआ है अभी? उससे पहले 102 अमेंडमेंट हुआ था, उसमें क्या है कि कुछ जातियों को निकाल दिया गया था ओबीसी की, किसमें से? लिस्ट में से। जो ओबीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो 1992 में आया था, मंडल कमीशन लेके आया था। उसके बाद 93 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। अब उसमें ये लिखा था कि स्टेट जो है ना लिस्ट बना के भेजेगा सेंटर को कि ओबीसी में कौन कौन सी कास्ट आती है, और सेंटर उनको क्या करेगा? लिस्ट में डालेगा। तो दोनों को ही मतलब अधिकार था। अब
102 अमेंडमेंट हुआ 2018 में। हाँ, 2018 में हुआ था 102 अमेंडमेंट। तो उसमें क्या किया एनडीए की सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट मतलब सॉरी पार्लियामेंट ने, कि जो ओबीसी की जो कुछ कैटेगरीज थी उनको क्या किया गया, निकाल दिया गया। अब उस पे धरने हुए, अभी मराठा वराठा को दोबारा वो किया था ना, तो 1902 में जो चले आ रहे थे मराठाओं को रिजर्वेशन, तो 1902 से ही दे रखा था वहां की सरकार ने, जब तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो वो सारी लिस्ट में से नाम निकाला गया था 102वें संविधान संशोधन में। बाद में इस पे बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया और फाइनली 105वां अमेंडमेंट हुआ इस पे सुप्रीम कोर्ट के उसके बाद में। तो इस पे कहा गया है कि ठीक है, आप अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हैं दोनों अपने हिसाब से। ठीक है, फिर से मतलब उसी बात पे आ गए, और ये अमेंडमेंट कौन सा था, 105। मतलब 102 को चैलेंज करने के लिए 105 आए। ठीक है, इतना याद रहेगा। हाँ, चलिए। और यही था ना 105, हाँ यही था। 104 क्या था अमेंडमेंट, 104, हाँ 104 अमेंडमेंट ये था कि जो एंग्लो इंडियंस हैं कि उनको क्या है 10 साल तक और कुछ सीट ना मिलने का कुछ वो था। और जो एससी और एसटी हैं, देखो जब संविधान बना था ना, तो उस टाइम हमारे यहाँ एससी और एसटी की कंडीशन कैसी थी, बहुत मिजरेबल थी। फर्स्ट इलेक्शन 1951-52 में हेल्ड हुए, 10 साल के लिए हेल्ड, 5 साल के लिए हेल्ड हुए थे। तो 10 साल तक क्या किया गया था उसको, कि 10 साल तक ये रिजर्वेशन रहेगा लोकसभा में, किसकी सीटों का, एससी एसटी की सीटों का। फिर उसको क्या किया गया, बढ़ाया गया। वो मैं हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में जिक्र करेंगे कि 1960 में फिर एक हुआ, फिर 10 साल बढ़ा दिया। 1970 के दशक में एक आया, फिर 10 साल बढ़ा दिया। 80 में, 90 में, ऐसे से करते करते क्या हुआ, अब 2019 में ये आया 104वां संविधान संशोधन, जिसमें 10 साल और क्या कर दी गई, एससी एसटी की सीट जो है लोकसभा में रिजर्व कर दी गई है। जबकि मूल संविधान में अम्बेडकर साहब ने कहा था जब तक जरूरत हो। अब ये उनका नाम लेते हैं कि हमारे मसीहा हैं, डेफिनेटली मसीहा हैं, पर उनकी बातों को फॉलो करते हैं। ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना चाहती, हो सकता है कि कंडीशन ऐसी ना रही हो कि उस टाइम जरूरत हो, और हो सकता है कि हम तो भाई अर्बन एरिया में रहते हैं, हमें नहीं पता आज भी एससी एसटीज के साथ क्या, एसटीज के साथ तो दिखाई देता है, एससीज के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो उसको टारगेट करते हुए शायद वो सीट बढ़ा रहे हो लोकसभा में। बट मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये बोला गया था कि 10 साल के बाद इनको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, जो रिजर्वेशन है लोकसभा में एससी और एसटी। ठीक है, बट उसमें अमेंडमेंट होता गया, अमेंडमेंट होता गया। ठीक है, तो यू कैन सी। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो शेड्यूल्स है, ये उस टाइम पे कितनी थी, 8 थी। अब ये कितनी हो चुकी है, 12। ठीक है, अभी कितनी हो चुकी है, 12। याद रखना अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो इनके लिए तो करंट अफेयर्स के लिए अपडेट रहना पड़ेगा। तो 105 अमेंडमेंट अभी तक हुए हैं, आगे जाके कौन सा हो जाए कुछ नहीं पता। 448 आर्टिकल्स हो गए अभी जो है, वरना आर्टिकल तो 495 तक भी पहुंच गए थे। 500 से भी ऊपर शायद क्रॉस किया एक दो बार, तो 509 के आसपास भी। ठीक है, तो बहुत सारे हटाए गए हैं, जोड़े गए हैं, अभी 448 है। 25। हाँ, पार्ट तो बहुत टाइम से कांस्टेंट है, शेड्यूल 12 है। हाँ, लेकिन आपको याद रखना है कि वो इसी 395 में जोड़े और हटाए गए हैं, और वो इसी 22 में जोड़ा और हटाया गया। मतलब पार्ट तो 25 हो गए बेसिकली, बट इन्हीं में जुड़ा है। काउंटिंग वाइज कितने हो गए हैं, 25। ठीक है, आप किसी से पूछ के देखना कि 23 पार्ट कौन सा होता है, तो बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि होता ही नहीं है। आप पूछ के देखना 396 आर्टिकल क्या है, होता ही नहीं है ना, उसी में ऐड। ठीक, चलिए। अब 26 नवंबर 1949 को जो जो चीजें एनफोर्स हुई थी मैंने बताया आपको, सिटीजनशिप इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, मतलब जब तक इलेक्शन नहीं होते, नई सरकार बन के नहीं आती तब तक लेजिस्लेटिव असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एज ए लेजिस्लेचर क्या किया, वर्क किया। याद रखना, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग्स होती थी तो उसके चेयरपर्सन कौन होते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग्स हो रही हैं जब। लेकिन जब, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह भी क्या किया है, काम किया है ना, तो जब एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली काम होता था तो कौन चेयरपर्सन होते थे, जीवी मावलंकर। ठीक है, वही असेंबली अगर लेजिस्लेचर की तरह, यानी कानून बनाने, वहां तो संविधान बना रही है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो वहां पे चेयरपर्सन कौन हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जहां पे वो नॉर्मल उस समय के लिए कानून बना रहे, लेजिस्लेचर है, उस टाइम पे कौन हो गए, जीवी मावलंकर। पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए
कई बार हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ओ सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फर्स्ट चेयरपर्सन, मतलब जो भी थे प्रेसिडेंट ऑफ चेयर या चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो सबको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्वेश्चन में पूछ ले व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्कड एज क्या लेजिस्लेटिव असेंबली, देन उसमें ऑप्शन में डाल दे तो बच्चे क्या कहेंगे कि जब वही दोनों काम कर रहे थे तो वही होंगे, फट से उसको क्या करेंगे, मार्क करके आ जाएंगे, क्योंकि वहां लॉजिक यूज करेंगे जो कि गलत प्रूव होता है कई बार। ठीक है, हालांकि यूज करने चाहिए। अच्छा, उन्होंने बोला था 1947 में आप हमारे जो एक्ट है उनको रखना चाहते हैं रख लो, हटाना चाहते हो हटा लो। किसने बोला था? अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने। तो 1935 और 1947 को रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। हालांकि 1949 में एक इन्होंने क्या किया था, एबोलिशन लॉ बनाया था इन्होंने, मतलब यानी उस टाइम पे क्या था, लेजिस्लेचर की तरह भी वर्क किया, मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। बीइंग अ लेजिस्लेचर, इन्होंने क्या किया था, एवोल्यूशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट। ठीक है, ये था प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट। ठीक है, जो 1726 के आसपास आया था आई थॉट, है ना। तो इसमें क्या था कि जब मैटर आपसे ना संभले ना तो उसको कहाँ भेज देना, इनके पास भेज देना। तो इन्होंने 1949 में इसको क्या कर दिया था, हटा दिया था। और जब इसको हटाया तो इसको आगे भी हटाए ही रखा, क्योंकि अब हमारी जो सुपीरियोरिटी है वो किसकी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है, याद रखना, किंग की नहीं है। अब हम क्या है, फ्री है। समझ आ गया? ठीक है, चलो, कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे, हो सकता है कि प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन क्या है, प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949, दोनों में अंतर रखना है। अगर सिर्फ ये पूछा गया प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट, तो एक ऐसा एक्ट था जिसमें ब्रिटिश, अगर हमारे पास हमसे जजमेंट नहीं संभल रहे तो कहाँ जाएंगे, किंग के पास। आप पूछे जरा एवोल्यूशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट ऑफ 1949, तो मतलब उसको क्या किया था, एबोलिश किया था। दोनों में अंतर याद रखना। इसके लिए कुछ मेजर कमेटीज थी, मतलब काम किया है, इतने सारे लोग हैं तो उनकी अलग अलग कमेटी भी बनानी पड़ेंगे, भाई तुम ये संभालो, ये संभालो, तुम ये संभालो, तुम ये संभालो। तो आसान भाषा में समझते हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आजाद भारत में पहला प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया, इलेक्ट होके भी वही आए थे हालांकि। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट के बाद एग्जीक्यूटिव के हेड। ठीक है, पार्लियामेंट के हेड। तो यूनियन और स्टेट जो पावर थी, कमेटीज थी, उनकी पावर किसको दी गई, जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है, याद रखना। प्रोविंशियल, अब मैंने बार बार रिपीट किया है कि भारत को एक करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा क्या है, रूल, इसीलिए उनको आयरन मैन बोला जाता है। एसआरसी के तहत सारी प्रोविंस को किसमें शामिल करवाया, ऑलमोस्ट, जो अलग अलग रहना चाहती थी इंडिया में। तो लॉजिक लगाना कि प्रोविंशियल कमेटी किसके पास थी, इसमें नहीं लिख रही, तुमसे पूछती हूँ, ऑटोमेटिकली उनके पास थी, तभी तो उन्होंने इस पे काम किया। ठीक है, सेंटर में काम। ठीक है, चलते हैं अभी उसके लिए नीचे। ठीक है, आगे बात करते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्ट किसने किया था, बताने की जरूरत नहीं है, 7 लोगों के साथ में। ठीक है, चेयरपर्सन कौन थे। उसके बाद में एडवाइजरी कमेटी फॉर माइनॉरिटी। ठीक है, अब जब वो जो बंदा मैटर प्रोविंसेस का देख रहा है, संदीप जी आपकी वाली बात आते हैं, जो बंदा मैटर प्रोविंसेस का देख रहा है, तो प्रोविंसेस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, लोग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट क्या बनाया गया, संविधान का आधार बनाया, क्योंकि लोगों के अधिकारों के लिए ही क्या बना है, संविधान बना है। ठीक है, जो अभी तक नहीं मिल पा रहे उन्हीं के लिए किसको बनाया गया, संविधान को बनाया। तो एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, कौन कौन से मैटर्स पे। अब कमेटी का जो चेयरपर्सन है ना, उनके नाम लिखे हैं, ये याद रखना, उनके अंदर और भी लोग होते थे, 211 ऐसे ही नहीं बैठे, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर दिए ना इनको, ऐसे ही हर कमेटी में 10-10, 12-12 लोग होते थे। ठीक है, बड़ी कमेटी है तो ज्यादा लोग। ठीक है, तो एडवाइजरी कमेटी कौन कौन सी चीजों पे एडवाइस करती थी, फंडामेंटल राइट्स पे, माइनॉरिटीज पे। अब कहीं ना कहीं ट्राइब हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, और जो पिछड़ा हुआ एरिया है, मतलब जो एरिया नहीं है अभी, वो एरिया हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन सबका रिलेशन फंडामेंटल राइट से मानते हो, मानते हो भाई, इनको स्पेशल चीज दी जा रही है, यानी कि पहले इनका जो फंडामेंटल राइट था उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, गड़बड़ हुई है, तो इनको आपस में लिंक रखना कि ये सारा सेक्शन वल्नरेबल है एक तरह से,
है ना। तो इसके चेयरपर्सन कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, ऐसे लिंग कि उनको प्रोविंशियल दी गई, प्रोविंस में जो उन लोगों के अधिकार थे ये थे, हालांकि ब्रिटिश प्रोविंस में भी, ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंस भी तो थी, तो प्रोविंस ही, ठीक है, लोगों के अधिकार थे। किन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, डिवीजन किस वजह से हुआ था, पार्टीशन, ठीक है, और क्या बोलते हैं, ट्राइबलों की क्या कंडीशन थी, जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है अभी तक अलग थलग है उसकी क्या कंडीशन थी, ये सब मैटर्स पे काम कौन करने वाला था? वही जो प्रोविंस के मैटर को देखेगा। ठीक है, कि इस तरह से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अपने उसमें इन्वॉल्व कर सकता हूँ उनकी कंडीशन। आगे चलते हैं, रूल एंड प्रोसीजर कमेटी। हेड ऑफ द कौन था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राज। तो प्रोसीजर और रूल वगैरह कौन देखता? वो देखते। लोकसभा में कौन देखता है? आप प्रोसीजर और रूल वगैरह? लोकसभा स्पीकर। राज्यसभा में कौन देखता है? चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। कौन होता है वो? कौन होता है वो? एज ए डेजिग्नेट होता है वो, कौन से पद से डेजिग्नेट होता है? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ठीक है। और स्टीयरिंग कमेटी की, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? रूल बनाना, प्रोसीजर जो था संविधान का वो, और उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। स्टीयरिंग का मतलब ये होता है कि एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो सब कौन देखते थे? लेकिन याद रखना ये 2 कमेटी। ठीक है, चलते हैं। अब एक माइनर कमेटी, वैसे तो बहुत सारी थी, उतनी सिलेबस में ना तो पूछी जाती है, और यूपीएससी को भी पता है बच्चे कोई रोबोट तो है नहीं, और एक आध एक्सक्लूडेड क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए बच्चों के मार्क्स कम करने के लिए, वो एक अलग बात है, लेकिन पूछा नहीं जाता। जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। हर एक फैक्ट को पढ़ेंगे तो 2 साल में भी हम खत्म नहीं कर पाएंगे, शायद 2 साल 11 महीने 18 दिन से ज्यादा टाइम हमें पॉलिटी में लग जाए। ठीक है, माइनर कमेटी, क्योंकि नाम याद रखना इज नॉट पॉसिबल, है ना। ठीक है, पर फिर भी लिंक करके पढ़िए जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंस होती है। देख, फाइनेंस होती है ना, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इन सबके बाद में पैसा चाहिए सबसे ज्यादा, तो वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। ये माइनर कमेटी में था, लेकिन क्वेश्चन दे दिया ना अगर इसको, व्हाट वाज द मेजर कमेटीज, और उसमें गलती से ये फाइनेंस वाला मैटर डाल दिया तो कंफ्यूज नहीं होना इस माइनर कमेटी में। ठीक है, माइनर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रॉपर फंक्शन कर रही है यानी, ये कौन देखते थे? जीवी मावलंकर। याद रखना, जो एज ए लेजिस्लेचर के क्या करते थे? चेयरपर्सन वर्क। और बाद में पहली जो लोकसभा जीत के आई उसके फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे, ये भी याद रखना, जीवी मावलंकर। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें जो आपस में लिंक करके मैंने समझा दिए हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं आगे के कुछ फैक्ट्स जो हैं उन पे, और मैं थोड़ा नोट डाउन कर लेती हूँ तब तक। चलिए अभी बात करते हैं क्रिटिसिज्म के बारे में, कि संविधान सभा का जो है एक बड़े स्तर पर क्रिटिसिज्म भी किया गया, इसके कुछ क्रिटिक्स थे, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसको बोला गया इट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। इसका मतलब क्या था कि ये एक मतलब रैंडम और अडल्ट फ्रेंचाइजी के तौर पे नहीं थी। कुछ ही जो पर्टिकुलर लोग थे ना उन्हीं को वोटिंग राइट था, सबको वोटिंग राइट नहीं था। जैसे कि 1947 के एक्ट में क्या बोला गया था? 10% ऑफ द टोटल पीपल, ठीक है, ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं? कैन वोट। तो इसको इसलिए बोला गया कि ये जो चुन के आए हैं ना सिर्फ 10% लोगों से चुन के आए हैं, इसलिए इनको क्या है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन हम नहीं मानते। दूसरा क्रिटिक ये था इसका, नॉट अ सॉवरेन बॉडी। ये एक सॉवरेन बॉडी है, क्योंकि जब संविधान बनना शुरू हुआ था उस टाइम तक देश क्या था? 1946 में हुआ था ना, आजादी से 7-8 महीने पहले, तो उस टाइम तक देश आजाद नहीं हुआ था। उसके बाद बोला डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस, कोई दूसरी ऐसी मजबूत पार्टी थी नहीं, कांग्रेस थी। तो इन्होंने बोला कि एक ही पार्टी की मतधारा चल रही है, एक विचारधारा चल रही है, इसमें तो एक ही पार्टी की जो सोच है उसके द्वारा बनाई गई है, दूसरी पार्टी की कोई जगह नहीं है। उसके बाद बोला गया लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू लॉयर, सरदार पटेल लॉयर, बी आर अम्बेडकर लॉयर, दुनिया भर के लॉयर जो थे इसमें भरे पड़े थे, इसलिए इसको क्या बोला गया। और इसकी लैंग्वेज को लेके भी क्रिटिसाइज किया गया है, जैसे कि मैं बोलती हूँ ना इतनी टफ लैंग्वेज है, क्योंकि सारे लॉयर्स थे इसमें, इतने लीगल मतलब खतरनाक टर्म यूज की गई है कि आसानी से समझ में भी नहीं आता। तो इस बात को लेके भी इसको क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया कि लॉयर पॉलिटिशियन का डोमिनेशन था इनमें। तो ठीक है, पॉलिटिक्स या तो पॉलिटिशियन बना रहे हैं, लॉयर बना रहे हैं, लोकल जनता का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। ठीक है, उनकी बात है ही नहीं। उसके बाद में इन्होंने बोला डोमिनेटेड बाय हिंदूज, कि अब देखो पहले क्योंकि डिवीजन हो चुका था,
उन्होंने और बोल दिया कि कांग्रेस के लोग हैं ज्यादातर, कांग्रेस को ये हिंदू की पार्टी बोल देते थे उस टाइम पे, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग से बन चुकी थी, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, डोमिनेटेड बाय दी हिंदूज की। ज्यादातर डोमिनेशन किसका है, हिंदुओं का है। हिंदुओं को देखते हुए कानून बनाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। माइनॉरिटीज के लिए, चाहे वो सिख हो, चाहे वो एंग्लो क्रिश्चियंस हो या मुस्लिम्स हो, अलग से ही क्या है, स्पेशल प्रोविजंस भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इवन फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ जो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि किसने क्या किया, उसको सिंबॉलिक तौर पे किसने डेकोरेट किया, किसने लिखा, किसने सजाया, क्या किया। चलते हैं। एलिफेंट को जो था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या माना गया, सिंबल माना गया, सिंबल ऑफ द सील। ठीक है, सील पे जो सिंबल होता था वो क्या होता था, एलिफेंट का था। लीगल एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, सर बी एन राव थे। सेक्रेटरी थे एच वी आर अयंगर। चीफ जो ड्राफ्टमैन थे इसके, ठीक है, जो मुख्य जिन्होंने ड्राफ्टमैन मतलब ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरपर्सन भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो चीफ ड्राफ्टमैन मतलब उनको ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष वो थे, बनाना क्या है लिखना क्या है वो, बट ड्राफ्ट का जो आइडिया दिया, वो आइडियोलॉजी दी, वो किसने दी, ड्राफ्टिंग की एस एन मुखर्जी ने। ठीक है, उसके बाद कैलीग्राफी इन इटैलिक स्टाइल, आपने देखा होगा कि जो प्रियम्बल आप पढ़ते हैं ना, अलग से स्टाइल में भी लिखा मिलता है कहीं से, सुंदर सुंदर इटैलिक स्टाइल में, तो वो इनकी राइटिंग बहुत अच्छी रही होगी और ये लिख सकते थे उसमें, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने उसको दिया था। ठीक है, उसके बाद उसको ब्यूटीफाई किसने किया है, शांति निकेतन नंदलाल बोस। हिंदी वर्जन को भी नंदलाल बोस ने क्या किया था, एलिगेंट तरीके से क्या किया था, ब्यूटीफाई किया था। ठीक है, वो फूल पत्तियां नहीं बनी हुई है हर पेज के आसपास, देखा होगा आपने, तो वही ब्यूटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रियम्बल का पेज तो सभी बुक्स में होता है, तो देखते हैं ना, वो भी सजी धजी रहती है, तो वो ब्यूटीफाई किसने किया, शांति निकेतन नंदलाल बोस ने हिंदी वर्जन भी किया था। ठीक है, और बिहार राम मनोहर सिन्हा, इन तीनों के नाम थे। हिंदी में इसको कन्वर्ट किसने किया, वसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है, चलते हैं। आज की क्लास आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी, मजेदार रही, और इस तरह से जो एम लक्ष्मीकांत है इसका दूसरा चैप्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होता है। आप ध्यान से पढ़िए, इंटरेस्ट लीजिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।